Hello friend, this is my second lecture of basic concept of strength of materials. Today I am going to take stress strain relationship. तो स्ट्रेस क्या होता है? जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस जो होता है एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। स्ट्रेस जो होता है मटेरियल्स का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, और जो प्रेशर होता है वो होता है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है। तो स्ट्रेस इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो रिस्पॉन्स डेवलप करता है वो बॉडी, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, यहाँ पे हम पी फोर्स लगा दिए, यहाँ पे हम पी फोर्स लगा दिए तो जो यहाँ पे हम मान लीजिए इस सेक्शन काट के देख लीजिए, यहाँ पे हम सेक्शन काट के यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि ये जो है पी फोर्स इधर की ओर लग रहा है। एक्स सेक्शन जो है इसको हम कट कर लिए तो पी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई पी फोर्स लगेगा तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा। तो यहाँ पे ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि स्ट्रेस डेवलप होता रहता है। किस पे? ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इस पे क्या डेवलप होता रहता है? स्ट्रेस। ठीक है। तो जो हमारे फोर्स को जो रजिस्ट करेगा, फोर्स को कौन रजिस्ट करेगा? जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पी, तो उसको रजिस्ट कौन करेगा? उसको जो रजिस्ट करेगा वो स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? जो है ये सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये किस पे लगता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक है। और जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस जो होगा वो टेंसाइल भी हो सकता है या कंप्रेसिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ फोर्स। जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका नेचर क्या है, उसका नेचर टेंसाइल है या फिर कंप्रेसिव है। तो यदि हम इस टाइप का कुछ फोर्स लगाएंगे, यदि खींचने की कोशिश करेंगे उसको हम लोग बोल देंगे टेंसाइल फोर्स, और जब हम दबाने की कोशिश करेंगे, इसको दबाने की कोशिश करते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं कंप्रेसिव फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स जो है उसको हम लोग जो है कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और कंप्रेसिव फोर्स जो होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं नेगेटिव। और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको हम मेगा पास्कल बोल देते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको मेगा पास्कल बोल देते हैं, या फिर दूसरा जो होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल बोल देते हैं। तो जनरली हम लोग ये जो होता है बहुत ही छोटा यूनिट हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं? न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। तो स्ट्रेस जो होता है दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का होता है? एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस, कन्वेंशनल स्ट्रेस, या फिर सिंपली हम इसको स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। लेकिन जो ट्रू स्ट्रेस होता है, ट्रू स्ट्रेस को हम लोग और क्या बोलते हैं? एक्चुअल स्ट्रेस। तो ये क्या होता है समझिए कि जो हमारा स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा कोई मेंबर है, इस पर हम फोर्स एफ लगाए, तो इसका जो एरिया है इनिशियल, जब हम फोर्स लगाना स्टार्ट किए तो जो इनिशियल एरिया है ओरिजिनल, वो एरिया हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम लोग बोल देते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और जो हमारा ट्रू स्ट्रेस होता है, तो जब इस पे हम फोर्स लगाए तो जो फाइनल एरिया हमको मिलता है, फोर्स लगाने के बाद इस मेंबर में एलोंगेशन हो गया, यानी कि ये आप मान सकते हैं कि ये लेंथ एल है, ये जो इसका लेंथ जो है एल नॉट है, और ये जो डाया जो है, इसका डाया जो है मतलब सिलेंड्रिकल रॉड है, तो डाया डी नॉट, इसका जो लेंथ हो गया कितना हो गया? एल, और ये जो डाया जो हो गया इसको मान लेते हैं हम डी। ठीक है। तो क्या होगा? इसका एरिया चेंज हो गया, मतलब फोर्स लगने के बाद इसके अंदर जो इलोंगेशन हुआ तो इसका एरिया चेंज हो गया। तो वो एरिया क्या हो जाएगा? उस एरिया से जब हम फोर्स को डिवाइड कर दें तो वो हमारा हो जाएगा ट्रू स्ट्रेस। ठीक है। तो एरिया जो है सिलेंड्रिकल वार्ड है, तो एरिया क्या हो जाएगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इसका जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? π/4 इंटू डी नॉट, क्योंकि इसका डाया जो है डी नॉट है, तो डी नॉट का स्क्वायर। और जो हमारा सेकेंड वाला जो है ट्रू स्ट्रेस है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? π/4 इंटू डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और दूसरा हो जाता है ट्रू स्ट्रेस। उसी तरीके से जो हमारा स्ट्रेन होता है वो भी हो जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन। जो इनिशियल पोजीशन में जो उसके लेंथ में चेंज आएगा, जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो उसके इनिशियल में जो चेंजिंग होता है वो हो जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और जो फाइनल में मिलता है हमको लोड लगाने के बाद जो स्ट्रेन डेवलप हो जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रू स्ट्रेन। ठीक है। तो जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में, तो ये आप देख सकते हैं जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है वो लेसर देन है किसके कंपेयर में? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है वो ग्रेटर देन होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन जो ग्राफ होता है उससे। जब हम इस मेंबर में टेंशन लगा रहे हैं,
जब इस मेंबर में हम टेंशन लगा रहे होते हैं तो ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग और नॉर्मल स्ट्रेस। जब हम टेंशन देते हैं तो क्या एरिया चेंज हो गया? एरिया का मतलब क्या, आप देखिए यहाँ पे डाया इसका चेंज हो गया, डाया चेंज हो गया ना, इसका जब डाया चेंज हो जाएगा तो एरिया जो होगा, एरिया भी कम हो जाएगा। π/4d² होता तो एरिया जो है सिलेंड्रिकल बार है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डाया के ऊपर। तो डाया इसका कम हो गया तो एरिया कम हो गया। तो फोर्स जो है, फोर्स स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, जब एरिया यहाँ पे कम हो गया तो फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। फोर्स जब बढ़ जाएगा तो स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब फोर्स जो हमारा है क्या है, कांस्टेंट है कि एक कांस्टेंट रेट से हम फोर्स लगा रहे हैं। जब एरिया हमारा कम हो जाएगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जब एरिया हमारा इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेस जो है डिक्रीज कर जाता है, जब एरिया डिक्रीज करता है तो स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ये जो आप देख रहे हैं हमारा कि ये जो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, π/4d0 यहाँ पे डाया आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे डाया कम हो गया, इलोंगेट हो गया ये बार, तो इसका डाया कम हो गया। ठीक है, तो जो हमारा क्या हो जाएगा, जब टेंशन लगाएंगे तो इन टेंशन ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग और नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे इसके अंदर, जब हम कंप्रेशन डेवलप करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इसका डाया जो है इसके कंपेयर में ये बढ़ जाएगा, ये डाया बढ़ जाएगा। ठीक है, कंप्रेस करेंगे तो डाया इधर से, यदि एल इसका छोटा और लेंथ छोटा होता जाएगा तो इसका जो डाया जो है, डाया वाला डायमेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब डाया बढ़ जाएगा तो एरिया बढ़ जाएगा। तो जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन इंजीनियरिंग और नॉर्मल स्ट्रेस। जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है वो ग्रेटर होता है, किसके कंपेयर में? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के कंपेयर में, बिकॉज जो होता है एरिया बढ़ जाता है और जो स्ट्रेस होता है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस घट जाएगा। उसी टाइप से सेम चीज जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन भी हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप देख रहे होंगे कि जब इसमें हम टेंसाइल फोर्स F लगाए, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल मेंबर है, तो इसका जो इनिशियल लेंथ था वो L0 था। इनिशियल लेंथ कितना था? L0 था। जब इसके अंदर हम टेंसाइल फोर्स लगाए तो ये क्या हो जाएगा, डेल L से ये चेंज कर जाएगा, मतलब इसके अंदर एक्सपांसन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं एक्सपांसन हो गया, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं एक्सपांसन हो गया। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ हो जाएगा जो अपना L0 था प्लस डेल L, यही चेंज इन लेंथ हो जाएगा। ओरिजिनल लेंथ कितना था? L0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम कंप्रेसिव टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो स्ट्रेन होगा ये होगा L0 प्लस डेल L अपॉन L0, क्योंकि जो हमारा चेंज इन लेंथ है वही तो होगा L0 प्लस डेल L। जब हम यहाँ पे हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल जो था L0 था, जब हम कंप्रेसिव फोर्स आप लगाते हैं तो इनिशियल जो इसका लेंथ था L0 था, और जो हमारा फाइनल जो हो गया जब फोर्स लगाने के बाद जो है डेल L से ये कम हो गया, डेल L जो है डेल L से ये कम हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो चेंज इन लेंथ हुआ L0 जो इनिशियल था L0 माइनस का, कम हो गया ना, जब कंप्रेसिव फोर्स लगाए तो इसके अंदर क्या कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो L0 माइनस डेल L अपॉन L0। जब कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो स्ट्रेन आएगा वो ये आएगा। जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील प्लॉट करते हैं, जब माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो होता है क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो कर्व नंबर फर्स्ट ड्रॉ किया कर लेते हैं, या तो कर्व नंबर फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर कर्व नंबर सेकंड ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास कौन सा कर्व आ जाएगा, इंजीनियरिंग कर्व। इंजीनियरिंग कर्व क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, यही होगा ना। जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू कर्व। ट्रू कर्व जो होगा वो ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन के बीच में जो कर्व होगा हम उसको क्या बोल देंगे, ट्रू कर्व। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, कौन सी बात समझने वाली है, कि जो हमारा जो एक्चुअल कर्व है, यहाँ एक्चुअल कर्व है वो कौन सा, एक्चुअल में तो हमारा ट्रू कर्व है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एरिया कम होते जाता है ना। जैसे जैसे हम लोड को, यहाँ पे इनिशियल ये एरिया था, जब हम इस पे लोड लगाए तो एरिया जो है कंटिन्यूसली इसका चेंज होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। जब हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो एरिया इसका जो डाया जो था हमारा वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर जा रहा है फोर्स के साथ साथ। ठीक है, तो एक्चुअल में तो हमारा ये कर्व होना चाहिए, क्योंकि एरिया जो है हमारा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है निकालते किस पे, इंजीनियरिंग कर्व पे, क्योंकि ये जो है ट्रू कर्व निकालना है, ये
रिलेटिवली जो है डिफिकल्ट टास्क होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता है, कर सकते हैं हम इसको, ट्रू कर्व निकाल सकते हैं, बट ये जो है इसके कंपेयर में रिलेटिवली जो होता है डिफिकल्ट होता है। इसमें हम इंजीनियरिंग कर्व में क्या कर लेते हैं, इसमें जो है हम जो है इनिशियल एरिया हमको पता रहता है, और लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का जो कर्व होता है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का जो हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं, तो हमको ये जो है वहाँ से हमको जो है डिफ्लेक्शन पता रहता है और लोड कितना लगता है, लोड कितना लगता है उसके थ्रू हम ये ग्राफ इजीली प्लॉट कर लेते हैं। और एरिया जो होता है, एरिया स्ट्रेस अपॉन एरिया, ठीक है, तो एरिया जो होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन एरिया, ये जो मतलब फोर्स अपॉन एरिया जो होता है स्ट्रेस इजकल टू, तो यहाँ पे स्ट्रेस हम इजीली निकाल लेते हैं कि कितना इलोंगेट हो रहा है, स्ट्रेन कितना डेवलप हो रहा है। जब हम यूटीएम में रखते हैं तो स्ट्रेन जो है यूटीएम से हम क्या करते हैं, स्ट्रेन को डेवलप कराते हैं और स्ट्रेस मेजर करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन जो होता है वो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब कितना खींच रहा है बॉडी, तो जितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा होगा किस फोर्स पे, तो वो हमको फोर्स पता चल गया ना कि इस फोर्स पे कितना इसके अंदर जो है स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। तो हम फोर्स को यदि उसके इनिशियल एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, यदि हम फोर्स को कितना फोर्स लगा, तो मतलब फोर्स को हम यदि इनिशियल एरिया जो हमारा था उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमको स्ट्रेस मिल जाएगा। तो स्ट्रेन के कंपेयर में जितना वो रिस्पांस डेवलप कर रहा होगा बॉडी, उसी को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली जो है इंजीनियरिंग कर्व प्लॉट करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कर्व प्लॉट करना रिलेटिवली जो है ईजी होता है एज कंपेयर टू ट्रू कर्व, क्योंकि लेकिन हम लोग क्या है एक्चुअल लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट होता है, वो जो होता है लगभग सेम होता है माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। तो हम लोग जो कोई भी स्ट्रक्चर जब डिजाइन करते हैं तो वो फेल मतलब जो होता है इल्ड स्ट्रेंथ के लिए डिफाइन, मतलब इल्ड स्ट्रेंथ के लिए जो है हम लोग डिजाइन करते हैं, तो जो इल्ड स्ट्रेंथ होता है और जो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, जो इलास्टिक लिमिट होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करते हैं इलास्टिक लिमिट तक, तो इलास्टिक लिमिट और जो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है फॉर माइल्ड स्टील का जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इंजीनियरिंग जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हैं। जब हम लोड लगाते हैं तो कंटिन्यूसली क्या होता है, एरिया जो होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, एरिया जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो ये एरिया जो चेंज होता है वो जो होता है इनसिग्निफिकेंट होता है, स्मॉल एरिया चेंज होता है, कहाँ तक, विद इन इलास्टिक लिमिट तक। जब हम लोग इलास्टिक लिमिट तक होते हैं तो वहाँ जो एरिया जो चेंज होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो एक्चुअल जो होता है इंजीनियरिंग कर्व जो होता है वो ईजी होता है, ईजिली पॉसिबल होता है। और ये जो होता है इंजीनियरिंग ड्रॉ जो ईजी टू ड्रॉ होता है, ईजी टू कैलकुलेट होता है, जो इंजीनियरिंग कर्व होता है इसको हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी हम लोड अप्लाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो फेलियर को पहले रखते हैं, लोड को उस फेलियर से पहले लोड को रखते हैं। अगर कोई मटेरियल फेल नहीं होगा, यदि कोई मटेरियल फेल नहीं होगा तो वो जो होगा रिमेन विद इन इलास्टिक रेंज होगा, वो जो है विद इन इलास्टिक रेंज में होगा। जब वो इलास्टिक रेंज में होगा तो चेंज इन एरिया इज इनसिग्निफिकेंट स्मॉल, तो इसको हम लोग क्या करते हैं निगलेक्ट करके चलते हैं। जो इनसिग्निफिकेंट एरिया में चेंज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं निगलेक्ट करके चलते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो प्लॉट करते हैं वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम करते हैं यूटीएम के हेल्प से। उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये हमारा क्या है यूटीएम है, ठीक है। ये इक्विपमेंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे टेस्ट जो होता है, मल्टीपल टेस्ट जो होता है परफॉर्म करते हैं, जैसे कि टेंशन टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, शेयर टेस्ट, सो मेनी टेस्ट आर परफॉर्म, ठीक है। और ये जो है ये मशीन होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लोड लगाते हैं, और ये जो है यहाँ पे जो है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन जो हमारा होता है ये लोड होता है, और यहाँ जो होता है डिफ्लेक्शन का कर्व प्लॉट करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा स्पेसिमेन, जिसका जो होता है ये स्पेसिमेन होता है, सिलेंड्रिकल बार्ड होता है, जिसका ये जो होता है ये लेंथ जो आप देख रहे हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा, गॉज लेंथ बोल देते हैं। और जब हमारा ये नेकिंग होना स्टार्ट, ये इनिशियल पोजीशन, जब ये हम इस सिलेंड्रिकल जो रॉड है हमारे पास इसको हम यहाँ मशीन पे रखते हैं, जो हमारे ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन जो होता है ये मशीन के अंदर होता है, और जो हमारा ये गॉज लेंथ वाला पोर्शन होता है ये इलोंगॉट, इसी के अंदर यहाँ पे एक्सटेंसोमीटर लगा रहता है जो हमको रीडिंग देता रहता है, ठीक है। इसमें टेंसाइल फोर्स लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व प्लॉट करते हैं, जिससे हम निकाल लेते हैं। जब ये नेकिंग होना स्टार्ट कर देता है जिस लोड पे जाके, वहाँ पे हम क्या करते हैं फेलियर कंसीडर कर लेते हैं इसको। तो हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, ये ग्राफ जब प्लॉट करते हैं माइल्ड स्टील के लिए, तो आप सबसे पहले आप बोलिएगा कि सर जो स्ट्रेन है वो एक्स एक्सिस में ही क्यों होता है और स्ट्रेस जो होता है वाई एक्सिस में ही क्यों होता है। तो आप लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फंक्शन पढ़ रहे होंगे कि y जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन ऑफ x होता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx
एम एक्स होता था। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ जो कहता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इजकल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, यही लिख सकते हैं। तो स्ट्रेन जो हमारा है वो फंडामेंटल वेरिएबल्स होता है, एंड स्ट्रेस जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्ट्रेन के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस को हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं, और स्ट्रेन जो होता है उसको हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वो फंडामेंटल वेरिएबल होता है, और स्ट्रेस जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस में स्ट्रेस और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन प्लॉट करते हैं।